हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने अपना चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में हमने कई चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज आपके लिए आने वाला है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का एक ओवरव्यू वाला सेशन, जिसमें हम लोग आपको कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के सारे टॉपिक्स कवर करवाने वाले हैं। तो अगर आपने ये वाला वीडियो मिस कर दिया तो आप बहुत कुछ मिस कर देंगे, तो इसलिए आपको ये वाला वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना है। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आप रिसेंटली हमने एक सर्वे करा था जिसमें हमें पता चला था कि 81% बच्चों ने हमें सब्सक्राइब नहीं करा है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 11% बच्चों ने ही हमें सब्सक्राइब करा है। तो अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट जाके हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे पास 2 रूल्स और हैं आपके लिए। पहला रूल ये है कि आपको ये वीडियो को खाली चालू करना है, इसके बाद आपको इस वीडियो की वॉइस सुननी है। उसके बाद वॉइस जब मैं बोलूँगी तो आपको क्या करना है, आपको अपनी एनसीईआरटी बुक लेकर अपने साथ बैठना है, जिसमें कि आप अच्छी तरह से सारे कॉन्सेप्ट को सीख सकें। सो लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हमारे चैप्टर का नाम है। इसमें जो टॉपिक्स हम आज के सेशन में करने वाले हैं वो है डिफॉरेस्टेशन, causes of deforestation, consequences of deforestation, conservation of plants and animals, endangered species, extinct species, biosphere reserve, wildlife sanctuary, national parks, project tiger, zoo, endemic species, रेड डेल्टा बुक एंड माइग्रेशन। ये है कुछ आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट से टॉपिक जो हम आज के सेशन में कवर करने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले जिस टॉपिक के बारे में आज आप पढ़ने वाले हैं वो है डिफॉरेस्टेशन। तो ये तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि व्हाट इज़ डिफॉरेस्टेशन। हमें डिफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन जब तक मालूम नहीं होगी, हम कैसे क्लियर कर पाएंगे कि भाई डिफॉरेस्टेशन है क्या। तो डिफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन क्या है? डिफॉरेस्टेशन मीन्स deforestation means clearing of forest and using that land for other purposes। यानी कि आप फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हो और फिर जो लैंड आपका बचा है उसको आप अदर पर्पसेस में यूज़ कर रहे हो, जैसे समटाइम्स फॉर मेकिंग इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज, राइट। एंड ऑल्सो समटाइम्स हम कल्टीवेशन के लिए भी लैंड को खाली कर देते हैं, है ना डियर स्टूडेंट। तो ये है आपकी डिफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन कि आपने लैंड को क्लियर करा और फिर उस पर्टिकुलर लैंड को आपने कोई और पर्पस में यूज़ करा, ठीक है। कॉजेज़ ऑफ डिफॉरेस्टेशन के क्या कॉज होते हैं? डिफॉरेस्टेशन होता क्यों है, क्यों हमें पेड़ों को काटने की ज़रूरत पड़ जाती है? कभी कभी तो क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन के नेचुरल कॉज होते हैं। आप कॉजेज़ ऑफ डिफॉरेस्टेशन को डियर स्टूडेंट 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि नेचुरल कॉजेज़ ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड मैन मेड कॉजेज़ ऑफ डिफॉरेस्टेशन। नेचुरल कॉजेज़ में क्या आएंगे डियर स्टूडेंट? आपके ड्रॉट, फॉरेस्ट फायर, हरिकेन। तो जैसे कि आपको पता होता है ड्रॉट हो सकता है, इसकी वजह से भी आपका डिफॉरेस्टेशन होता है। साथ में आपने फॉरेस्ट फायर के बारे में तो पढ़ा ही होगा, जिससे सूखी घास जो होती है वो जलने लग जाती है और वहाँ पे एक आपकी जो है कंबशन टाइप का हो जाता है। ये आपने पढ़ा होगा आपके चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम में। उसके बाद अगर मैं हरिकेन की बात करूँ तो इतनी तेज़ हवाएं चलती है जिसकी वजह से जो प्लांट की रूट्स होती हैं वो अपरूट हो जाती हैं और उसकी वजह से भी आपके जो प्लांट होते हैं वो गिर जाते हैं। इसकी वजह से भी डिफॉरेस्टेशन हो सकता है। ये तो थे कुछ नेचुरल कॉजेज़, लेकिन अगर मैं मैन मेड कॉजेज़ के बारे में बात करूँ डियर स्टूडेंट, तो है आपके पास है एग्रीकल्चरल फील्ड, इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बना रहे हैं। एग्रीकल्चर फील्ड यानी कि आप वहाँ पे खेती कर रहे हैं। उसके बाद अगर मैं अर्बनाइजेशन की बात करूँ, वहाँ पे शहर बना रहे हैं, वहाँ पे आप बहुत सारे घर बना रहे हैं, ठीक है, मल्टी कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं। साथ में अगर मैं इलीगल लॉगिंग की बात करूँ, आप वुड को काट के उसके मटेरियल्स बना रहे हैं बहुत सारे। तो ये जो है आपके हैं कॉजेज़ ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ये सभी कॉजेज़ आपके डिफॉरेस्टेशन के हैं। नेक्स्ट हम आते हैं डिफॉरेस्टेशन के कॉन्सिक्वेंसेस और कॉजेज़ में डियर स्टूडेंट बहुत अंतर है। अगर कॉजेज़ पूछ रहे हैं तो मतलब आपका डिफॉरेस्टेशन होता क्यों है, क्यों डिफॉरेस्टेशन करने की ज़रूरत पड़ जाती है। अगर मैं कॉन्सिक्वेंसेस की बात करूँ, डिफॉरेस्टेशन के बाद क्या बदलाव आएंगे, अगर डिफॉरेस्टेशन हो गया तो उसके बाद क्या क्या चीज़ें होंगी। सबसे पहला तो डियर स्टूडेंट है सॉइल इरोजन। जब भी आपके जो प्लांट होते हैं वो आपके नीचे सॉइल को बिल्कुल अच्छी तरह से पकड़े रहते हैं। इसका मतलब जब भी आपकी बारिश नीचे आती है तो वो डायरेक्टली सॉइल में नहीं जाती है और आपका जो सॉइल होता है वो इरोड नहीं होता है। लेकिन अगर पेड़ ही नहीं है तो आपका सॉइल बहुत ही आराम से इरोड हो जाएगा, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन आपका हो सकता है। इसमें फ्लड आने के चांसेस भी आ जाते हैं।
इफ़ आई टॉक अबाउट डिक्रीज रेनफॉल, आप सभी को पता होगा कि जो प्लांट होते हैं ना, उनकी एक प्रोसेस होती है ट्रांसपीरेशन, है ना। तो ट्रांसपीरेशन से क्या होता है, जब वाटर वेपर ऊपर जाती है तो हमारी जो एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, उसमें वाटर वेपर प्रेजेंट होती है और उससे आपके बादल बनते हैं और ज़्यादातर बारिश होती है ना। लेकिन अगर आप पेड़ ही नहीं रहे तो ट्रांसपीरेशन कहाँ से होगा, कहाँ से आपकी वाटर वेपर की अमाउंट जो है एटमॉस्फेयर में कांस्टेंट रहेगी, कहाँ से आपकी रेन होगी। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, आप आओ ड्रॉट में। ड्रॉट भी आपका डिफॉरेस्टेशन का कॉन्सिक्वेंस है। ड्रॉट में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, आपका इरोडेड सॉइल है ना, सॉइल इरोड हो गया, पेड़ कट गए। पेड़ जब कट गए तो क्या होगा डियर स्टूडेंट, CO2 की वैल्यू तो एटमॉस्फेयर में बढ़ेगी। अब CO2 की वैल्यू अगर एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है तो आपकी ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट तो आप सब जानते ही होंगे, जो आपकी हीट को ट्रैप करके उसको फिर से अर्थ में भेजती है, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और कभी कभी तो चांसेस ऐसे आ जाते हैं कि जो आपका फर्टाइल लैंड होता है वो भी ड्रॉट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि डेजर्ट बन जाता है। लेकिन अगर आप इसको इधर से ना लो, आप इधर से भी ले सकते हो, वो है सॉइल इरोजन से। सॉइल इरोजन भी जब डियर स्टूडेंट आपका होता है तो जो उसकी फर्टाइल सॉइल होती है ऊपर की, वो हट जाती है, टॉप मोस्ट लेयर, और उसके बाद क्या बचा आपके सॉइल में, हार्ड रॉकी लेयर्स, जिसमें प्लांट उगना मुश्किल हो जाता है। इसकी वजह से भी आपका डिफॉरेस्टेशन यानी कि डेजर्टिफिकेशन हो सकता है, जो कि है ड्रॉट। नेक्स्ट आता है डियर स्टूडेंट डेजर्टिफिकेशन, जो कि आपका होता है फर्टाइल लैंड कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी डेजर्टिफिकेशन। नेक्स्ट आता है डियर स्टूडेंट हम ग्लोबल वार्मिंग में। आपको तो पता ही होगा, पेड़ जो होते हैं फोटोसिंथेसिस करते समय क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर आप पेड़ ही नहीं रहे तो कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आपकी कंज्यूम होगी, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड आपकी कंज्यूम होगी। आपने आज तक कोई ऐसा मैमल देखा है, कोई ऐसा रेप्टाइल देखा है जो CO2 कंज्यूम कर रहा है? नहीं देखा होगा, जितना प्लांट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर प्लांट ही नहीं रहे तो आपका CO2 की वैल्यू एटमॉस्फेयर में बढ़ेगी, जिसकी वजह से आपको तो पता ही है CO2 आपकी ग्रीन हाउस गैस है, जो कि बार बार सन की जो लाइट होती है उसको ट्रैप करती है, फिर से अर्थ में उसी को डालती है, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, फ्लड आ सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा गर्म टेम्परेचर रहता है। अब आते हैं हम इंक्रीज़ इन सी लेवल। डियर स्टूडेंट, जब आपके ग्लेशियर्स मेल्ट हुए तो आपके सी लेवल में इंक्रीज़ आया, और जब सी लेवल इंक्रीज़ हुए तो कभी कभी तो जब उसमें वेव्स आती हैं बहुत सारी, तो उसमें क्या हो जाता है, फ्लड के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं आपका कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट चलते हैं डियर स्टूडेंट हम कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स के पार्ट 2 में, जो कि है एंडेंजर्ड स्पेशीज़। अब हम पढ़ने वाले हैं एंडेंजर्ड स्पेशीज़ के बारे में। व्हाट आर द एंडेंजर्ड स्पेशीज़ डियर स्टूडेंट? Species of plant and animal that are on the verge of extinction are known as endangered species. जिनको मतलब जैसे नॉर्मली आपके स्पेशीज़ होते हैं, लेकिन अगर वाले स्पेशीज़ जिनको बहुत ही ज़्यादा वो है कि वो अब ख़त्म होने वाले हैं, वो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, वो अब ज़्यादा देर नहीं रहेंगे अर्थ में, थोड़ी समय बाद अगर हमने लापरवाही करी तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ऐसे स्पेशीज़ को हम एंडेंजर्ड स्पेशीज़ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टेक टाइगर, टाइगर आपका एंडेंजर्ड स्पेशीज़ है, वो अभी एक्सटिंक्ट नहीं है, वो अभी पूरी दुनिया से ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन उसमें ख़त्म होने के चांसेस हैं, इसलिए वो एंडेंजर्ड स्पेशीज़ माना गया। नेक्स्ट आते हैं डियर स्टूडेंट हम एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ में। तो व्हाट आर द एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ डियर स्टूडेंट? द स्पीशीज़ ऑफ प्लांट एंड एनिमल विच आर कम्प्लीटली वाइप्ड आउट फ्रॉम द अर्थ आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। ऐसे स्पीशीज़ प्लांट और एनिमल के जो कि कम्प्लीटली वाइप्ड आउट यानी कि अर्थ से पूरे ख़त्म हो गया, आजकल उनका नामो निशान नहीं है, ऐसे स्पीशीज़ को हम एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ कहते हैं। जैसे कि डायनासोर, जो आप पहले से देखते भी होगे बहुत सारी कॉमिक्स में या बहुत सारी फिल्मों में देखते होगे, लेकिन डायनासोर अब नहीं रहा, वो एक्सटिंक्ट एनिमल है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट हम आते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में। व्हाट आर द बायोस्फीयर रिजर्व? जैसे कि आपको पता ही होगा, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा बायोस्फीयर मतलब होता क्या है, जो बायोडाइवर्सिटी की केयर करता है, राइट। तो बायोस्फीयर रिजर्व आर लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ ट्राइबल्स लिविंग इन द एरिया। जो बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं डियर स्टूडेंट, वो बहुत ही लार्ज एरिया होते हैं, प्रोटेक्टेड लैंड होता है जिसमें वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन होती है, आपकी जो पेड़ पौधे हैं उनकी भी कंजर्वेशन होती है, साथ ही साथ जो ट्राइबल्स वहाँ रह रहे हैं उनकी भी कंजर्वेशन होती है और उनको भी वहाँ वो रहने देते हैं।
ये आपके हैं बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि आपकी सारी बायोडाइवर्सिटी की केयर कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट आते हैं डियर स्टूडेंट हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर द प्रोटेक्टेड एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपकी ऐसी प्लेस होती हैं जिसमें आपके जो एनिमल्स होते हैं डियर वो बहुत ही अच्छी तरह प्रोटेक्ट किए जाते हैं उनकी नेचुरली हैबिटेट में। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड फॉर द एनिमल्स, क्योंकि उनके जो नेबर्स हैं वो समटाइम्स पोचिंग कर सकते हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि वाइल्ड लाइफ आर द कम्प्लीटली सेफ प्लेस फॉर द एनिमल्स। नेक्स्ट आते हैं डियर स्टूडेंट हम नेशनल पार्क की तरफ। व्हाट आर द नेशनल पार्क्स? National parks are areas reserved for wildlife where they can freely use their habitats and natural resources. नेशनल पार्क तो ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ वाइल्ड लाइफ अच्छी तरह मूव कर सकते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं है, वो अपने नेचर का मज़ा ले सकते हैं और सारे नेचर के जो रिसोर्सेज हैं वो यूज़ कर सकते हैं। अलॉन्ग विथ फ्लोरा फौना, फ्लोरा का मतलब होता है डियर स्टूडेंट ग्रुप, पूरा प्लांट के लिए फ्लोरा यूज़ किया जाता है और एनिमल्स के लिए फौना। एंड लैंडस्केप इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट ऑफ द एरिया, जो हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं एरिया के वो भी वो प्रोटेक्ट करता है। जैसे नेशनल पार्क में कभी भी केव पेंटिंग्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं हम प्रोजेक्ट टाइगर की तरफ से। जो प्रोजेक्ट टाइगर था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था 1772 में। किस चीज़ के लिए? कंजर्वेशन ऑफ टाइगर के लिए। नेक्स्ट आते हैं डियर स्टूडेंट हम जू में। व्हाट इज जू? जू प्रोवाइड्स आर्टिफिशियल हैबिटेट टू द एनिमल्स एंड बर्ड। जू तो आप बहुत सारे लोग जू में गए होंगे, अगर जू में गए हो तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताना कि आप लोग जू में गए हो, ठीक है। तो जू प्रोवाइड्स आर्टिफिशियल हैबिटेट। जब भी आप जू में गए होंगे आपने देखा होगा ना कि पिंजरे में रखे रहते हैं एनिमल्स और बर्ड्स को, है ना, तो उनको नेचुरल हैबिटेट नहीं मिल रही, उनको आर्टिफिशियल हैबिटेट मिल रही है जिसमें वो अच्छी तरह घूम भी नहीं पा रहे हैं ना। तो अब आप इमेजिन करोगे अगर आपको कोई जेल में रख दे तो आपको कैसा लगेगा? आपको भी अजीब सा लगेगा ना, क्योंकि आप अपने घर में नहीं हो। वैसे ही एनिमल्स के लिए भी, एनिमल्स भी केज में रखे जाते हैं तो उनको अजीब सा लगता है कि भाई वो कहीं घूम नहीं पा रहे, है ना। तो अब इट इज़ क्रिएटेड फॉर विजिटर टू वॉच एनिमल्स एंड बर्ड एज अ पार्ट ऑफ टूरिज्म। तो डियर स्टूडेंट ये बेसिकली ह्यूमन किसके लिए बनाता है कि भाई हम ही लोग विजिट करेंगे, हम ही लोग देखेंगे कि भाई अच्छा ये वाला एनिमल है, अच्छा ये बर्ड है, इसलिए आपके जू जो होते हैं क्रिएट होते हैं ताकि लोग देखें। आते हैं हम एंडेमिक स्पीशीज़ में। स्पीशीज़ दैट आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया इज़ नोन एज एंडेमिक स्पीशीज़। ऐसे स्पीशीज़ जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही फाइंड आउट किए जाते हैं उनको हम एंडेमिक स्पीशीज़ कहते हैं, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही फाइंड आउट होते हैं और कहीं नहीं हो रहे, एक पर्टिकुलर एरिया में। सपोज इफ आई टॉक अबाउट द फ्लोरा ऑफ पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, तो व्हाट आर दे? वहाँ पे फ्लाइंग स्क्विरल है जो कि एंडेमिक फॉना है। इफ़ आई टॉक अबाउट साल ट्री, इट इज़ द एंडेमिक फ्लोरा ऑफ द पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, राइट। तो नेक्स्ट हम आते हैं रेड डेटा बुक में, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब है रेड डेटा बुक इज़ अ सोर्स बुक दैट कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। रेड डेटा बुक एक ऐसी बुक होती है डियर स्टूडेंट्स जो आपके सभी एंडेंजर्ड प्लांट और एनिमल्स जो होते हैं उनकी रिकॉर्ड रखती है। एंडेंजर्ड यानी कि जो थोड़े समय बाद एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, अगर हमने अच्छे एक्शंस नहीं लिए तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए क्या कहते हैं, रेड डेटा बुक आपकी इन सब का रिकॉर्ड रखती है। अब इट इज़ मेंटेन बाय IUCN विच इज़ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। ये कौन मेंटेन करता है? IUCN। Remember that dear student, it is not in your course, you're not in your NCERT book, but still it is very important thing. That's why I'm telling International Union for Conservation of Nature. Next अब हम आते हैं माइग्रेशन में dear student. What is migration? आपने सुना तो होगा ना कि he is migrating to that city, right? माइग्रेट लोग करते क्यों हैं? ताकि उनको प्रॉपर कंडीशंस मिल सके ना। जैसे अगर आप हमें ही देख लो, ह्यूमंस को ही देख लो, हम लोग क्यों माइग्रेट करते हैं? हम लोग इसलिए माइग्रेट करते हैं ताकि हमें प्रॉपर जॉब मिले, हमें खाना पीना अच्छा मिले, राइट। तो वैसे ही बर्ड्स के लिए भी है, ठीक है। माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस। जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं वो
बहुत दूर दूर तक उड़ती हैं एक पर्टिकुलर टाइम में बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस यानी कि मौसम में जो बदलाव आते हैं उसकी वजह से। जैसे उनके वहाँ अगर बहुत ठंड है तो क्या करेंगे, वो इंडिया आएंगे राजस्थान साइड को, ताकि उनको गर्म महसूस हो, राइट। They fly to lay eggs as the weather in their natural habitat becomes cold and inhospitable। यानी कि वो अपने एग्स को ले करने के लिए उड़ती हैं, ताकि क्योंकि उनके वहाँ जो नेचर होता है ना, कभी कभी बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है, कभी भी बहुत हॉट होता है, जिसकी वजह से वो अपने एग्स वहाँ ले नहीं कर पाती हैं, राइट। बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंसेज टू रीच अनदर लैंड आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड्स। ऐसी बर्ड्स जो बहुत लंबी लंबी डिस्टेंसेस कवर करती हैं ताकि उनको प्रॉपर कंडीशंस मिल सकें, ऐसी बर्ड्स को हम माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। सब डियर स्टूडेंट, कोई बर्ड्स तो 4000 किलोमीटर्स तक ट्रेवल करते हैं। कैन यू इमेजिन 4000 किलोमीटर्स। तो डियर स्टूडेंट, आई होप दैट आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में। क्यों वो उड़ती हैं, वो इसलिए उड़ती हैं क्योंकि उनको फेवरेबल कंडीशन चाहिए, उनको अपना हंगर सफ़र करना है, राइट। तो आपको ये सारी चीज़ें अगर क्लियर हैं तो इट्स वेरी गुड डियर स्टूडेंट। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने हमारा चैप्टर ख़त्म कर लिया है, यहाँ पे ओवरव्यू आपका ख़त्म हो गया है। कैन यू इमेजिन इन जस्ट 16 मिनट्स आई हैव एक्सप्लेन यू द फुल चैप्टर, और वो भी बहुत धीरे वाली स्पीड में। आई एम नॉट रनिंग, आई एम जस्ट वेरी स्लोली एक्सप्लेनिंग यू। So in this 16 minutes I have explained you full chapter. So dear student, this video is very important, and the questions that I have asked you in the between, please do answer in the comment box, because these are the things that interact us, right? So thank you dear students for watching the video. I hope that you like it and will forget our mistakes. Thank you so much for watching it.